इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब सीधा सवाल इक्वल प्लस पोटेंशियल, इक्वल प्लस क्या, एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास किसी यहां पर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज यहां से इधर को जाएगा, इधर भी जा सकता है, क्योंकि चार्ज इस केस में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक। और ऐसे हम जानते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या होता है, आर होता है, जहां क्यू हमारा सोर्स चार्ज है और आर हमारा डिस्टेंस है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ चार्ज क्या है, क्यू, डिस्टेंस तो सबका सेम होगा, सबका सेम होगा इन द सेंस क्या, इस सर्कल ही न है तो रेडियस तो सेम होना ही है प्रत्येक पॉइंट पे। तो यदि प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी वही है, तो यहाँ पे V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 सब जगह निकालोगे, सब जगह का फॉर्मूला तो यही होगा, जो ये डाटा भी वही है, तो आप कहोगे कि सर V1 V2 V3 V4 V5 और V6 ये सब आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, सब इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। सो ये प्रिंसिपल, ये हमारा सरफेस कौन सा सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मान लीजिए कि यहीं पर एक ऐसा सरफेस हमने फिर से बना दिया, अब यहां से तो ये भाई कुछ अलग होगा, तो देखिए जरूरी नहीं है कि आप इसको भी इक्विपोटेंशियल का कंपैरिजन इसके साथ कर दें, ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल है और ये अपने आप में भी क्या है, इक्विपोटेंशियल। तो ये सेंटर से इसका डिस्टेंस सेम हर पॉइंट पर, लेकिन इसका तो अलग है, तो ये भी अपने आप में इक्विपोटेंशियल और ये भी अपने आप में क्या है, तो मींस एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो, उसे सेम, तो उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल। पहली बात। दूसरी बात कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे हमारे पास सरफेस है और इस सरफेस से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी जा रही हैं। कौन सी लाइन जा रही है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है पैरेलल, इक्वल डिस्टेंस एंड इन सेम डायरेक्शन। तो यहां भी इसके पॉइंट पर, प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो ये सरफेस अपने आप में इक्विपोटेंशियल होगा, ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल होगा। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ पर भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी सी, तो ये तीनों आपस में बराबर है, ऐसा नहीं कह सकते, है ना। ये अलग अलग अपने आप में क्या है, इक्विपोटेंशियल। ये सब इक्विपोटेंशियल है एक साथ, ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये अपने आप में, सपोज इसका आया 4 वोल्ट, तो इसका 5 वोल्ट भी आ सकता है, लेकिन ये 5 वोल्ट यहाँ सब जगह होगा और यहाँ पर हर जगह क्या होगा, तो ये सरफेस अपने आप में क्या है, इक्विपोटेंशियल। तो सवाल आता है कि सर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो इक्विपोटेंशियल की प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे समझ लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो पहला चीज तो यही जान लीजिए कि इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है ना, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इक्विपोटेंशियल है, एक अपने आप में इक्विपोटेंशियल है, तो यदि दोनों यदि इक्विपोटेंशियल है, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल व्हिच इज नॉट पॉसिबल रिलेटेड टू इक्विपोटेंशियल। मतलब कि यहां पर मान लीजिए यहां से यहां तक पोटेंशियल कुछ और है, यहां से यहां तक का भी पोटेंशियल क्या है, लेकिन यहां पर कुछ और होगा इसके माध्यम से, और इसके माध्यम से भी क्या होगा, अलग अलग। तो दो इक्विपोटेंशियल कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, और वो सरफेस कौन सा सरफेस है, और हम सपोज कहते हैं कि यहां से यहां एक बॉडी है जो एक चार्ज को यहां से लेके यहां तक लेकर के आना चाहते हैं, इस चार्ज को ए से कहां तक बाबू, बी तक। तो क्वेश्चन कहता है कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी एक बॉडी, एक चार्ज बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक यदि हम लेकर के जाते हैं, तो उसके द्वारा कोई भी वर्क डन नहीं होता है, मींस वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। रिजल्ट क्यों 0 होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू वर्क डन बाई क्या, तो यदि हम कहें कि यह पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए तो डेल V लिख सकते हो, इज इक्वल टू W बाई में क्या, डेल V का मतलब होता है VA माइनस में कितना, VB इज इक्वल टू W बाई में कितना। अब यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तब तो पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए,
तो ये जो VA माइनस VB लिखे हैं, ये VA इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो जब ये दोनों सेम तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा। इसका मतलब लाइफ में हमेशा याद रखिएगा कि किसी इक्विपोटेंशियल पर सरफेस पर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लेकर के जाया जाए तो वहां पर हमारा वर्क डन जो होता है वो कितना होता है, मींस नो वर्क इज डन टू मूविंग अ यूनिक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब कोई भी वर्क वहां पर नहीं होगा। ऐसे हम कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, तीसरी प्रॉपर्टी ये भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मींस E का परपेंडिकुलर होना किसके ऊपर, dr। इसमें एक रिलेशन आपको पढ़ना है, आपने पढ़ा भी होगा, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आता है, इसको हम बोल देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोल देते हैं बाबू, तो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा यूनिट हो जाता है वोल्ट पर कौन सा, लेकिन इसका बहुत पहले जहां फोर्स बाई क्यू पढ़े थे तो इसका यूनिट था न्यूटन पर, तो न्यूटन पर कूलम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली का बोथ आर इक्वल टू क्या, दोनों आपस में इक्वल है, सबसे फेमस जो है वो न्यूटन पर क्या है, लेकिन यूनिट जब आपका ऑप्शन में रहता है तो क्या दे देगा। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई, यहां से भी हम चाहें तो ये फार्मूला प्रूफ कर सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मान लीजिए कुछ सरफेस इस तरह का हो, ऐसे, अब देखिए इस तरह का सरफेस, तो जैसा कि आप पहले चैप्टर में पढ़े थे कि क्यू सिग्मा लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ था और सिग्मा इज इक्वल टू एरिया बाय चार्ज बाय में कितना एरिया, तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पे कम होगा क्योंकि एरिया कम, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, कम होगा, लेकिन यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक मिनट एरिया ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एरिया कम होगा तो चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ एरिया कम है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। कभी कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसके अंदर याद रखिएगा कोई भी चार्ज नहीं होता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो जीरो, और इसके आउटर सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर एंटायर सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आता है किसकी प्रॉपर्टीज होगी कुल मिलाकर, तो इक्विपोटेंशियल क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, लगभग आपको समझ में आ गया। तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, इसके प्रॉपर्टीज पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन गारंटी आप देखिएगा पेपर में, इक्विपोटेंशियल और प्रॉपर्टीज, खास करके वर्क डन वाला कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा कि कुछ भी वर्क डन नहीं होता है जब किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई एक चार्ज बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यदि हम लेकर के जाएं तो उसके द्वारा कोई भी वर्क डन नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन आप यहां दिखा सकते हैं। क्लियर है। E का फॉर्मूला माइनस डी बाई dr, ये डायरेक्ट आप देखिएगा सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर 2 निकाला है उसमें दोनों ही सेक्शन में डाला है E इज इक्वल टू माइनस डी बाई कितना dr, तो इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा। E इज इक्वल टू कितना माइनस dv बाई, जहां पर पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो रहा है, इस बात को भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा देखिए फिर बात करते हैं। कैपेसिटर और कौन सा बाबू, कैपेसिटेंस, याद रखिएगा, बहुत अच्छा टर्म। कैपेसिटर एक डिवाइस का नाम है जिसके अंदर दो प्लेटें होती हैं। ये प्लेटें कंडक्टिंग बॉडी है, ये प्लेट भी हो सकती है, स्फीयर भी हो सकती है, पैरेलल लाइन भी हो सकती है, बट दोनों कंडक्टिंग बॉडी। इनके बीच में गैप होता है जिसमें आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी रख सकते हैं, और उसी गैप में ये चार्ज एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और ये क्या करते हैं, चार्ज और एनर्जी क्या करते हैं। और कैपेसिटेंस में ध्यान रखिएगा V प्रोपोर्शनल से क्या होता है, Q, तो V प्रोपोर्शनल Q प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांसेप्ट लिखते हैं क्या होता है, C। Q प्रोपोर्शनल क्या V लिख सकते हैं, और Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C भी, तो सर C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई, तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है कैपेसिटेंस का। इसका फॉर्मूला कैपेसिटेंस का Q बाई कितना,
कूलम पर वोल्ट होता है, लेकिन इसका यूनिट याद रखिएगा फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। क्लियर है? कैपेसिटेंस का फार्मूला याद रखना है, Q बाई कितना? V, जिसका यूनिट क्या होता है बाबू? फैराड। अब 1 माइक्रो फैराड कहीं लिखा है तो 10 टू पावर माइनस 6 फैराड, 1 नैनो फैराड लिखा है तो 10 टू पावर माइनस 9 फैराड, 1 पिको फैराड लिखा है 10 टू पावर माइनस 12 फैराड। क्लियर? यहां से यूनिट के बाद यदि इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो C इज इक्वल टू जो आप Q बाई V लिखे हो, चार्ज के लिए 80 यूज करते हैं, पहले Q रहने दीजिए। V का फार्मूला कितना होता है आपको पता है? 1 डन बाई चार्ज, तो चार्ज ऊपर चला जाएगा, तो भाई Q स्क्वायर तो 80 फिर डॉट में कितना, और वर्क का कितना होता है? ml टू t माइनस, इसको ऊपर लेकर के जाओगे 10 माइनस पर, L का पावर ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 t2 का पावर कितना हो जाएगा? 4 और A का पावर 2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर क्या? तो इस पर क्वेश्चन आता है, जानते हैं क्या CR का डेफिनेशन, डायमेंशनल फार्मूला C और R का, है ना? एक साथ दिखा के दिखाइए। कभी C बाई R आ जाता है, कभी L बाई R आ जाता है ना? कभी R आ जाता है, तो सबका इंडिविजुअल याद रखिए, सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये C का हो गया m-1 l-2 t का पावर 4 और A का पावर कितना? डायमेंशनल फार्मूला कभी भी रटिएगा मत, कांसेप्ट से उसको याद करना है। ठीक, इसकी बात हम कर लिए कैपेसिटेंस। यही कैपेसिटेंस ध्यान रखिएगा, ये 3 तरह का होता है, और ऐसा कहा जाए कि 3 तरह का होता है, ये भी गलत है। अलग अलग देखिए, शेप के आधार पर इसका टाइप अलग है, नेम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आधार पर इसका नाम अलग अलग है। जैसे शेप के आधार पर इसका नाम रहता है स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल हमको समझना है, पढ़ना है, सिलिंड्रिकल अभी नहीं पढ़ना है, और ना ही हमें स्फेरिकल करना है। क्लियर? तो सिलिंड्रिकल नहीं पढ़ना है, हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के पास जाए तो सेरेमिक कैपेसिटर जाता है, पेपर कैपेसिटर हो जाता है ना, सेरेमिक कैपेसिटर हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हो जाता है। इन सभी के बारे में सिर्फ जानना है। इसका यूज कहाँ है? तो टीवी में, जितने भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उन सभी में क्या यूज होता है? कैपेसिटर। इवन फैन जो है ना, उसमें भी इसका यूज करते हैं, जिसको आप कंडेंसर कहते हैं। इसका पुराना नाम क्या है? कंडेंसर। ये बात समझ में आई? अच्छा, यदि कोई स्फेरिकल बॉडी है, कैसा बॉडी है? स्फेरिकल बॉडी है, तो भाई सीधा सवाल, स्फेरिकल बॉडी है तो चार्ज होगा, यहाँ डिस्टेंस होगा। तो चूंकि C का फार्मूला Q बाई क्या होता है, तो इस पॉइंट पर आप V निकालोगे बाबू, तो फार्मूले के हिसाब से ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू इतना। इस वैल्यू को जब यहाँ प्लेस करोगे तो यहाँ से C का रिजल्ट आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या? भाई ये चीज तो कांस्टेंट है, तो जब ये चीज कांस्टेंट है, इसको हटाओगे तो C प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? तो अर्थ तो एक स्फेरिकल कंडक्टर है, R को बढ़ाओ कैपेसिटेंस बढ़ेगा, R को घटाओ स्फेरिकल कैपेसिटेंस क्या होगा? तो यदि हम अर्थ से इसको रिलेट करें तो अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है, और यदि अर्थ स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका भी कैपेसिटेंस होगा। तो भाई देखो, C का फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना? R, और 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 1 बाई 9 into 10 to the power कितना? R का वैल्यू 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आता है 0.711 10 to the power minus 3 फैराड, C का वैल्यू, जो अर्थ का कैपेसिटेंस होता है। इस माइनस को हटाने के लिए हम C is equal to 711 माइक्रो फैराड लिख देते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है कि अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है? 711 माइक्रो फैराड। 711 माइक्रो फैराड किसका कैपेसिटेंस? तो क्वेश्चन यहां से बनते हैं बाबू कि C is equal to 4 pi epsilon naught R होता है, R को बढ़ाइए R C बढ़ेगा, R को घटाइए C घटेगा। ठीक है, तो अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसके बिहाफ पे देखा है तो R उसका रेडियस हो गया, उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे तो 7 से 11 क्या हो जाएगा? माइक्रो फैराड। अब इस कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन देखते हैं, क्या देखते हैं? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या? एक कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा कौन सा होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए रेजिस्टेंस का उल्टा कांसेप्ट लेके चलते हैं। रेजिस्टेंस है क्या? उल्टा। इसमें 1/C is equal to 1/C1 plus 1 क्या लेके चलते हैं सीरीज के केस में, और पैरेलल केस में C is equal to C1 plus कितना? क्लियर है? तो इसमें चीजें जो मिलेंगी हमें कैसी मिलेंगी? मैक्सिमम, और इसमें जो चीजें मिलेंगी क्या मिलेंगी? तो याद रखिएगा, इसमें हम किसकी बात करेंगे? मिनिमम की, और इसमें हम बात करेंगे किसकी? मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? तो 1/C1 1/C2 और C1 प्लस कितना हो जाएगा? मैक्सिमम के निकालने के लिए दोनों को सिंपली ऐड करेंगे, और सीरीज में होगा तो सिंपली उसको क्या करेंगे? 1/C1 प्लस 1/C2 वगैरह वगैरह। समझ में आ रहा है? तो ये मिनिमम का बात हो गया, और ये किसका हो गया? यहां तक समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इसको देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए इसमें सिंपल सा सवाल है। पहली बात तो याद रखिएंगे कि जब पैरेलल प्लेट की बात करें, जैसे कि ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पर क्या होगा, दोनों के बीच का सेपरेशन सेम होगा, इन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होता है। यदि इन दोनों के बीच में एयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहली बात तो यूनिफॉर्म होगी। दोनों के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में क्या है, एयर है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? जब इसमें हम कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा A एप्सिलॉन नॉट बाय कितना, जहां A एरिया है, D बीच का सेपरेशन। ये कांस्टेंट है, हटा देंगे तो C प्रोपोर्शनल एरिया हो जाएगा, C प्रोपोर्शनल 1 बाय क्या हो जाएगा, मतलब एरिया को बढ़ाओ तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, एरिया डिस्टेंस को घटाओ, सेपरेशन को घटाओ C बढ़ जाएगा, बढ़ाओ तो C क्या हो जाएगा। ये कब की बात कर रहे हैं हम, जब इसके अंदर एयर हो। लेकिन यदि इसके अंदर किसी मीडियम की बात कर दें, डाइलेक्ट्रिक की बात कर दें, तो C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट बाय क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू, इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है K का वैल्यू। अब एक और बात, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देने से कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है, याद रखिएगा। यदि हम किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को या डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इसके अंदर इंसर्ट कर दें, किसके बीच में बाबू, दोनों प्लेटों के बीच में, तो उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये बात यही बताता है भाई, इसका वैल्यू मान लीजिए 4 फैराड है और K का वैल्यू 2 आ गया, तो ये कांस्टेंट है तो कोई यूनिट नहीं होगा। तो इस C का वैल्यू जब एयर था तो 4 था, अब K डाल देने पर C इज इक्वल टू ये पहले का 4 और अब दिया इसका वैल्यू कितना, तो कितना हो जाएगा, तो 8 4 में बड़ा कौन हुआ, 8 ही हुआ ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल देने से कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर। C इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला अपने लाइफ में हमेशा याद रखना है, C अपॉन में 1 माइनस T बाई D या प्लस T बाई D के, ठीक है। ये C नॉट इज इक्वल टू, ये C इज इक्वल टू C नॉट, ये फॉर्मूला याद रखिए। ये कब की बात हम कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, यहां लिख दिया हमने, बीच का सेपरेशन मान लीजिए क्या है, D है। इसके अंदर एक और प्लेट हमने डाल दिया, प्लेट इन द सेंस क्या, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना। इस पर क्वेश्चन बड़े आते हैं कि यदि इसके अंदर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दें तो कैपेसिटेंस कितना होगा। तो जिसको आप डाल रहे हैं ना उसकी थिकनेस कितनी है, T, और पहले से दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन कितना है, तो इधर हमारा क्या है, एयर, इधर भी हमारा क्या है, लेकिन बीच में हमारे पास मीडियम कौन सा हो गया, डाइलेक्ट्रिक। तो क्वेश्चन कहता है कि अब बता दो पहले और दूसरे में क्या, मतलब दोनों का कंपैरिजन क्या है। तो सीधा सवाल है कि हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक को डाल देंगे तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, और जब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो कितनी बढ़ेगी, तो हमें इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। जैसे इस स्लैब की थिकनेस मान लीजिए ऐसा कर दीजिए कि वो स्लैब को जैसे ही दोनों प्लेटों के बीच में डाले तो कंप्लीटली फिट हो जाए, और जैसे वो कंप्लीटली फिट हो जाता है तो T किसके बराबर हो जाएगा, और जब T D के बराबर होगा तो इसमें रख के देख लीजिए, C इज इक्वल टू C नॉट 1 माइनस D की जगह पे क्या रखोगे, D बाई D प्लस D बाई में कितना, D के, D से D कट गया 1 1, ये कहानी खत्म। यहाँ बचा 1 बाई K, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, K C नॉट, C इज इक्वल टू कितना, भाई बात तो यही हो गया, यस और नो। तो कई दफा क्या ऐसे नहीं दे देता है, डायरेक्ट बोलता है, जैसे एनसीईआरटी में दिया है 2.14 क्वेश्चन देखिएगा, 2.10 एग्जांपल का, कि T का वैल्यू 3/4D दिया हुआ है, T का वैल्यू कितना, 3/4D दिया है। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है, तो बताइए जो कैपेसिटेंस है पहले एयर वाला वो इसके तुलना में कितना हो। तो जहां जहां T है वहां क्या रख दीजिए, जो रिजल्ट आएगा आपके सामने होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दीज आर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तब जब पहले एयर हो, फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और फिर हम स्लैब को इंसर्ट करें तब। समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं किसके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थोड़ा सा कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं एनर्जी कितनी स्टोर होती है। तो एनर्जी, इस पर से क्वेश्चन जरूर आते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इन द, कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो एनर्जी स्टोर है, याद रखिएगा 1/2 CD स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसी को आप लिख सकते हैं 1/2, C का फॉर्मूला Q/V होता है। तो यदि यहाँ Q/V रखें, यहाँ V स्क्वायर रखें, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, क्लियर है।
अच्छा, यदि हम चाहें तो एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे C इज इक्वल टू क्यू बाई वी है ना, तो V इधर ला दो तो क्यू बाई कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 1/2 और Q का वैल्यू लिख देंगे कितना, C इज इक्वल टू क्यू बाई C भी लिख दें, फिर तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। हम V निकालते हैं ना, तो V Q यहाँ लिख देते हैं, V को इधर करेंगे तो क्यू बाई क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर, ये वाला और ये वाला एक और है ये तीन फॉर्मूले हैं जो बताते हैं कि एनर्जी कितना स्टोर करता है। अब डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसे दिया हुआ है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन एक्सरसाइज में जाकर देखिएगा तो इस पर क्वेश्चन दिया, कैपेसिटेंस दिया, फेराड दिया, इस पर बनाना है, वोल्टेज दे दिया, बना देना है। तो कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है ये याद रखिएगा, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 QV, 1/2 Q स्क्वायर बाई C। जहां Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस है, V हमारा क्या है, वोल्टेज। ये बातें हम कहां से सीख रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इसी में एक बात आ जाती है जिसको हम बोलते हैं बाबू कॉमन पोटेंशियल। इसकी बात करते हैं कॉमन पोटेंशियल। अब कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, सुन लीजिए। कॉमन पोटेंशियल का मतलब कि मान लीजिए कि दो कैपेसिटर हैं या दो वायर हैं, दो मेटालिक वायर हैं, उनको हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दोनों में क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। और एक और बात, चार्ज किधर से किधर फ्लो करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही सेम हो जाता है, दैट सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। और बाबू ये फॉर्मूला होता है C1 V1 प्लस C2 V2 बाई में C1 प्लस, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है कॉमन पोटेंशियल। इसी दौरान एनर्जी का लॉस भी होता है जिसको हम लॉस ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी। हालांकि एनर्जी लॉस तो नहीं होता, बट नाम है एनर्जी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो बदल जाती है किसके अंदर, हीट के अंदर। तो जब हीट के अंदर जाती है तो उस दौरान जो लॉस ऑफ एनर्जी निकल करके आता है बाबू 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई में C1 प्लस कितना, ये लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी में जाएंगे तो इस पर जो क्वेश्चन आता है लंबा एक्सप्रेशन होता है तब बनाता है, लेकिन आपको सिंपल बनेगा। डायरेक्ट क्या बनाना है, 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का क्या बाबू, होल स्क्वायर बाई में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो ये भी लॉस ऑफ एनर्जी है और ये हमारा कॉमन पोटेंशियल है, ये एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। समझ में आ रहा है।